आदर्श स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। अब हम आज समास को वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने पिछले समास में क्या पढ़ा था? 3 परिभाषाएं पढ़ी थी तत्पुरुष समास की, एक तो दूसरी हमने पढ़ी थी अव्ययभाव समास की, और उसके बाद में हमने पढ़ी थी द्वंद्व समास की। तो तत्पुरुष समास के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि मुंह पर परिभाषा याद रखिए कि जहाँ पर कारक चिन्हों का लोप होता है या कारक चिन्हों का प्रयोग हम समस्त पद में, समस्त विग्रह पद में करते हैं, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में वही च और च या और पदों का जहाँ पर लोप हो रहा है वहाँ पर कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास हो गया। और उसके बाद में हमने पढ़ा था अव्ययभाव समास, जहाँ पर पहला पद अव्यय होता है वहाँ पर कौन सा समास होता है? अव्ययभाव समास होता है। तो इन तीनों समासों की परिभाषाओं को मुख्य जुबानी याद करने की कोशिश कीजिए, और मुख्य जुबानी याद करने के बाद में देखिए अब हम चौथा देखिए हमारा समास देख रहे हैं द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा की आप मुख्य जुबानी याद रखने की कोशिश कीजिए कि जहाँ पर पहला पद संख्यावाची होता है, जहाँ पर भी आपको पहला पद संख्यावाची दिखे वहाँ पर आप कौन सा समास करेंगे? द्विगु समास करेंगे। आपको एग्जाम में परिभाषाएं नहीं पूछी जाएगी, आपको एग्जाम में उदाहरण पूछे जाएंगे। आपके सामने शब्द दिया होगा और शब्द में आपको पहचानना है, शब्द देखकर आपको पहचानना है कि कौन सा समास है, और उसके बाद में कारक चिन्हों का प्रयोग करके आप उसका विग्रह करेंगे। द्विगु समास में जहाँ पहला पद संख्यावाची होता है वहाँ द्विगु समास होता है। इसका उदाहरण देखिए त्रिभुवनम। भुवन यानी क्या होता है? भवन, मकान। तो त्रिभुवनम यानी भवनानाम, भवनों का। समाहारा यानी समूह, समाहारा यानी क्या होता है? समूह। तो 3 भवनों का समूह है जहाँ त्रिभुवनम अर्थात 3 भवनों का क्या है? समूह। अब इसमें देखिए त्रि जो वर्ड आया है यहाँ पर, ये कैसा वर्ड है? संख्यावाची वर्ड है। त्रि यानी 3, त्रि यानी क्या होता है? 3। तो 3 भवनों का जहाँ पर समूह है वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। 3 यानी होता है 3, तो इसीलिए यहाँ त्रयाणाम भी लिख सकते हैं। त्रयाणाम भवनानां समाहारः इति, 3 भवनों का समूह है ऐसा। अब देखिए पंचपात्रम, यहाँ पर पहला वर्ड क्या आया? पंच। ये कैसा वर्ड है? संख्यावाची वर्ड है। 5 पात्रों का समूह, ठीक है ना? तो आप यहाँ पर पंचानाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है पंचानाम पात्राणाम समाहारः इति, अर्थात 5 पात्र। पात्र यानी क्या होता है? बर्तन, या कोई भी कटोरी या कुछ आप कोई भी चीज ले लीजिए। 5 पात्र यानी 5 बर्तन या 5 प्लेट, कुछ भी 5 पात्र होने चाहिए। तो 5 पंचपात्रम यानी 5 पात्रों का समूह। आपको इसकी हिंदी आनी चाहिए तभी आप समास विग्रह कर सकते हैं। तीसरा देखिए सप्तऋषि। सप्त जो वर्ड है ये त्रि वर्ड था, ये भी संख्यावाची, ये भी संख्यावाची पंच, और सप्त वर्ड ये कैसा है? संख्यावाची। तो सप्तानाम ऋषीणाम समाहारः इति, यानी 7 ऋषियों का समूह। सप्त ऋषि किसे कहते हैं? आकाश में जो सप्त ऋषि होते हैं, सप्तऋषि मंडल होता है, जो 7 तारे होते हैं, वो 7 तारे 7 ऋषि हैं। तो इसीलिए सप्त ऋषि बोलते हैं उन्हें। सप्त ऋषि यानी 7 ऋषियों का समूह। 7 तारों का समूह भी कर सकते हैं आप सप्त तारा मंडल से। और देखिए इसमें दशाब्दी में ये कौन सा वर्ड है? दश, संख्यावाची वर्ड है, इसीलिए यहाँ पर भी कौन सा समास हुआ? द्विगु समास हुआ। दशानाम अब्दानाम समाहारः, यानी 10 शताब्दी। अब्दानाम यानी क्या होता है? शताब्दी, 10 शताब्दियों का समूह। इस तरीके से जहाँ पर भी द्विगु समास आएगा आप याद रखिए कि वहाँ पर पहला वर्ड संख्यावाची होगा, पहला शब्द क्या होगा? वहाँ पर संख्यावाची होगा। तो देखिए यहाँ पर सारे शब्द पहले क्या है? संख्यावाची है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा समास हुआ? द्विगु समास हुआ। हमारा चौथा समास द्विगु समास है।
अब हम उसके बाद हमारा पांचवा समास करेंगे। इसके बाद देखिए अब हमारा पांचवा समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में आपको फिर वही है मुंह जुबानी परिभाषा याद रखिए कि जहां पर वाक्य में विशेषता प्रकट की जाए वहां पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। विशेषता कैसे? जैसे मैंने आपको सेंटेंस में पहले हिंदी में समझा देती हूँ आपको कि जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला कि गाय नीली है। अब गाय कैसी है? नीली गाय है। तो नीली क्या हो गई? उसकी विशेषता हो गई। तो यहाँ पर नीलम गाय अर्थात कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास हो गया। जहां पर भी आपको विशेषता बताई जाए किसी भी चीज की, जैसे समझिए घोड़ा तेज दौड़ता है, दौड़ना कैसा दौड़ रहा है? वो तेज दौड़ रहा है। तो दौड़ने की विशेषता है कि वो तेज दौड़ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा समास हो सकता है? कर्मधारय समास। उसी तरीके से देखिए नील कमलम, मैंने यहाँ पर उदाहरण में नील कमलम नहीं लिखा है, लेकिन ये नील कमलम जो है बिल्कुल आप राइट है, एक कर्मधारय समास का उदाहरण है। नील कमलम अर्थात क्या? नीला कमल। कमल कैसा है? नीला है, यानी कि विशेषता हो गई उसकी नीला। और इसीलिए यहाँ पर विशेषता प्रकट जा रही है कमल की, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। जहां पर भी वाक्य में विशेषता प्रकट की जाए वहां पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। देखिए सबसे पहला उदाहरण सुबुद्धि। सुबुद्धि यानी होती है अच्छी बुद्धि। बुद्धि कैसी है? अच्छी है। तो बुद्धि की क्या विशेषता हो गई? अच्छी। अब यहाँ पर कुबुद्धि भी हो सकता था, बिल्कुल राइट कि कुबुद्धि कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। तो बुद्धि कैसी है? बुरी। ठीक है, कुबुद्धि का क्या बनता है यहाँ पर कि पूरा नाम बुद्धि यस्य स, यानी बुरी है बुद्धि जिसकी। ठीक है, बुरी बुद्धि बुरी मति है जिसकी, तो भी यहाँ पर राइट था, यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाता। अब देखिए सुबुद्धि यानी शोभना बुद्धि यस्य स, यानी अच्छी है बुद्धि जिसकी। तो बुद्धि कैसी है? अच्छी है, इसीलिए यहाँ पर बुद्धि की विशेषता प्रकट की जा रही है। यहाँ पर कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास। शांति प्रिय, जिसको शांति प्रिय है। क्या प्रिय है? जिसको शांति प्रिय है जिसे, तो यहाँ पर भी कर्मधारय समास है क्योंकि यहाँ पर प्रिय क्या है? शांति है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास हो गया। तीसरा देखिए नीलांबर। नीला है अंबर, अंबर यानी होता है आकाश। अंबर यानी क्या होता है? आकाश। तो नीलम अंबरम यस्य सह, यानी नीला है जो आकाश। ठीक है, नीला है जो आकाश। आकाश कैसा है? नीला है, इसीलिए ये आकाश की विशेषता है। यहाँ पर कौन सा समास है? कर्मधारय समास। वीर पुरुष, पुरुष कैसा है? वीर। तो वीर भी क्या है कि उसकी विशेषता प्रकट की जा रही है यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर भी कौन सा समास हुआ? वीरा पुरुष यस्य स, यानी जिसकी विशेषता वीर है वो पुरुष कैसा है? वीर है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा समास हुआ? कर्मधारय समास। जहाँ पर भी किसी भी वस्तु की, चाहे वो कमल हो, चाहे वो घोड़ा हो, चाहे वो बुद्धि हो, चाहे वो अंबर यानी आकाश हो, चाहे XYZ कोई भी वस्तु हो इस दुनिया की, उसकी अगर विशेषता प्रकट की जाए उस शब्द में, तो वहां पर कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। अब हम इसके आगे का समास पढ़ेंगे, लास्ट छठा समास। इसके बाद देखिए अब हम बहुब्रीहि समास पढ़ते हैं। हमारा हमारा लास्ट समास है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में सिंपल वही हमारे मुंह पर परिभाषा याद रखिए, क्या कि जहां शब्द में कोई दूसरा अर्थात अन्य अर्थ प्रकट होता है, जहां पर समास में कोई दूसरा अर्थ निकलता है। जैसे हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर दशानन, मैंने एक वर्ड पढ़ा दशानन। अब वैसे तो दशानन मतलब होता है 10 सिर, लेकिन हम सबको पता है कि 10 सिर रावण के होते हैं। तो यहाँ पर अन्य अर्थ निकल रहा है किसका? इस समास इस शब्द का। 10 है सिर जिसके, अर्थात कौन? रावण।
तो जहाँ पर शब्द में कोई अन्य अर्थ प्रकट होता है, कोई विशेष अर्थ जिसका निकलता है या कोई दूसरा अर्थ जिसका होता है, तो वो समास कौन सा हो जाएगा आपके? बहुव्रीहि समास। सबसे महत्वपूर्ण समास है बहुव्रीहि समास। इसका और एक कर्मधारय समास का उदाहरण अक्सर आपके परीक्षा में आता रहता है। देखिए हमारे उदाहरण, लंबोदर। लंबोदर यानी लंबी है उदर जिसकी, उदर यानी होता है पेट, लंबा है पेट जिसका, अर्थात कौन? गजानन जी। हमारे गणेश जी का पेट लंबा है इसलिए बोलते हैं लंबोदर। उनका एक एक्स्ट्रा नाम भी है, दूसरा नाम है लंबोदर। तो लंबा है जिसका उदर यानी लंब उदर जैसे स, जिसका लंबा उदर यानी पेट है, वो कौन है? गजानन। तो दूसरा अर्थ निकल रहा है, अर्थ विशेष निकल रहा है यहाँ पर, इसीलिए हमारे कौन सा समास हुआ यहाँ पर? बहुव्रीहि समास। फिर देखिए नीलकंठम। हम सबको पता है कि नीलाकंठ किसका है? किसने जहर पिया था उसकी वजह से नीलाकंठ हो गया उनका, तो वो शिव जी हैं। तो नीलम कंठ यस्य स यानी नीला है कंठ जिसका, नीला है गला जिसका, अर्थात कौन? वो शिव जी। तो दूसरा अर्थ निकला, इसीलिए विशेष अर्थ के कारण यहाँ पर कौन सा समास हो गया नीलकंठ में? बहुव्रीहि समास। अब देखिए पीताम्बरम। पीतम यानी होता है पीला, पीतम यानी क्या होता है? पीला। और अंबरम यानी होता है वस्त्र। अंबरम यानी क्या होता है? वस्त्र। यानी पीला वस्त्र है जिसका, अर्थात विष्णु। विष्णु भगवान ऐसे भगवान हैं जो पीले वस्त्र धारण करते हैं, उन्हें पीला बहुत पसंद है, इसीलिए उनको पीताम्बरम बोलते हैं। उनका एक अन्य नाम है पीताम्बरम, इसीलिए पीताम्बरम यानी पीतम अम्बरम यस्य स, अर्थात कौन? विष्णु। इसीलिए इस पद में भी कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। और दशानन, ये तो सबको ही पता है कि दश आनन यानी 10 है सिर जिसके, यस्य स यानी सिर है जिसके, अर्थात रावण। तो इन सब से क्या पता चल रहा है हमको कि एक विशेष अर्थ निकल रहा है सबका, इसीलिए यहाँ विशेष अर्थ निकलने के कारण, एक अन्य अर्थ निकलने के कारण कौन सा समास हो गया यहाँ पर? बहुव्रीहि समास हो गया। तो इस प्रकार हमें हमारे 6 समास पढ़े और 6 समास की परिभाषा हमें ऊपर ही याद करनी है, जैसे तत्पुरुष समास है, कारक चिन्हों का लोप, द्वंद्व समास है, च का लोप, और द्विगु समास है, पहला पद संख्यावाची, अव्ययभाव समास है, पहला पद अव्यय, और हमारे कर्मधारय समास है, तो कर्मधारय में विशेषता बताई जाती है, और बहुव्रीहि समास सिंपल है, जहाँ पर कोई अन्य अर्थ निकले वहाँ पर कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। तो इन्हीं सब 6 समास को मैंने आपको मुख्य जुबानी याद करने का एक तरीका बताया है, इन्हें मुख्य जुबानी याद करिए, 6 परिभाषाओं की परिभाषाओं को अपने दिमाग में रखिए, और उस तरीके से ये उदाहरण देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उदाहरण भाई हाँ इसमें ये समास है और इसका ये विग्रह है, तभी आप विग्रह कर पाएंगे, उसकी हिंदी से आप विग्रह कर पाएंगे। ये सभी आप समास नोट्स बनाइए, इनका काम सुचारू रूप से करिए और याद करिए। ये सभी समास आज संपूर्ण होते हैं।